नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल है कुमार। आज हम भारत का संविधान का नए क्लास का वीडियो लेके आया हूँ, नागरिकता पर। ये हमारा टॉपिक नागरिकता का होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है और संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, हम अपना क्लास स्टार्ट करें इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम आदमी तक हमारे वीडियो पहुंच सके। चलिए देखते हैं। तो नागरिकता की बात आती है तो हमने अपने संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया है। यानी हमारे जो विधिवेत्ता थे उन्होंने इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया है। तो इकहरी नागरिकता होती क्या है कि हम जैसे हम इंडिया में रहते हैं, ठीक, यदि हमसे कोई पूछे, हम उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में रहते हैं, ठीक, तो यदि हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ के नागरिक हैं तो हम उसे बताएंगे भारत के नागरिक हैं। हम ये ना बताएंगे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं या सीतापुर के नागरिक हैं। तो हमारे वहाँ ये व्यवस्था है कि इकहरी नागरिकता है। अच्छा, अमेरिका में क्या है? वहाँ दोहरी नागरिकता है। आप अमेरिका के नागरिक होने के साथ साथ जैसे पेंसिल्वेनिया राज्य में रहते हैं या वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं वहाँ की नागरिकता भी आपको बतानी है। तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, कुछ स्थानों पर तिहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। जैसे आयरलैंड है आपका, आयरलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि आदमी 3 बार नागरिकता, यानी 3 स्थानों की नागरिकता लेता है। एक तो देश की नागरिकता हो गई, दूसरे राज्य की नागरिकता हो गई, तीसरे जिले की नागरिकता हो गई। ठीक, अपने वहाँ ये सब कुछ ना है। अपने वहाँ इकहरी नागरिकता है और बहुत व्यवस्थित नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, हम आपसे नागरिकता की जो बातचीत कर रहे हैं इसमें हम आगे चल करके आपसे दोहरी नागरिकता के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो प्रवासी हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उनके लिए हम आपसे बात करेंगे दोहरी नागरिकता के लिए। तो खैर चलिए, भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया था, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उसमें बड़ा कंट्रोवर्सी थी। कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। नागरिकता को लेकर के असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया, जिसके आधार पर यह बताया गया कि नागरिकता के 5 प्रावधान, यानी आप 5 टाइप से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप बाहर से भी आ रहे हैं तो 5 टाइप से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसमें पहला टाइप क्या था? जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता का अर्थ ये है कि यदि आप 26 जनवरी 1950 के पहले भारतीय परिक्षेत्र में जन्मे हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान यही कहता है। ठीक, दूसरा कहता है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण होता क्या है? असल में होता यह है, कम से कम 5 वर्ष तक भारत का नागरिक रहा हो व्यक्ति, ठीक, अपना पंजीकरण करा सकता है। ठीक, पंजीकरण के माध्यम से वो नागरिकता ले सकता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हैं, ऐसे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हो परंतु विदेशों में रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम जन्मे यहाँ हैं और हम अमेरिका चले गए, तो हम पंजीकरण के आधार पर फिर से अपनी नागरिकता रिन्यू करा सकते हैं, भारत में आ सकते हैं। ठीक, तीसरा प्रावधान इसी में ये कहता है, विदेशी महिला जिसका विवाह किसी भारतीय के साथ हो, कोई विदेशी महिला है तो आप भारतीय नागरिक हैं, यदि आपके साथ विवाह हुआ है तो पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बन सकती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे मान लीजिए आप विदेश में रह रहे हैं, आपकी पत्नी विदेश में रह रही है, आपके बच्चे होंगे, वयस्क बच्चे जो होंगे आपके, वो भारत के नागरिक हो सकते हैं पंजीकरण के आधार पर। तमाम लोग भारत में
रह रहे थे पहले उनके माता पिता, फिर उसके बाद बच्चे चले गए विदेश में, कोई ब्रिटेन में रहने लगा, कोई अमेरिका में रहने लगा, कोई जर्मनी में रहने लगा, कोई कनाडा में रहने लगा, कहीं भी रहने लगा। तो उसके बाद जो है अब उसके बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। यदि वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो क्या नागरिक बन सकते हैं? ठीक, तो वो नागरिक नहीं बन सकते। ठीक, आप ये सोच रहे होंगे कि वो नागरिक नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं, वो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकते हैं। ठीक, यानी ऐसे डायरेक्ट नागरिक नहीं, वो पंजीकरण के आधार पर नागरिक हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये, मतलब अगला पॉइंट पंजीकरण में ये होता है कि राष्ट्रमंडल के 53 देश हैं, उनमें से किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति यदि भारत में नौकरी कर रहा है तो वो भी यदि 5 साल से अधिक समय बीत जाता है तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकता है। अच्छा, फिर आता है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। ये आप सब लोग जानते हैं कि वंश परंपरा के आधार पर भी नागरिकता ली जा सकती है। वंश परंपरा में क्या होता है, यदि मान लीजिए हमारा कोई माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी है हमारे परिवार का, ठीक, वो 26 दिसंबर 1950 के बाद और 1992 के पहले, 10 दिसंबर 1992 के पहले यदि भारत में जन्मा है, यानी 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में भारत में जन्मा है, ठीक, लेकिन नागरिक नहीं हो सकता। कोई जरूरी थोड़ा ना है कि कोई भी व्यक्ति भारत में आए, जन्म ले ले और नागरिक हो जाए। इसके लिए क्या है, उसके फैमिली का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति आया और यहाँ शादी कर लिया किसी भारतीय महिला से, तो वो भी नागरिक हो सकता है। ये जो वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता का प्रोग्राम था, इसका फायदा पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी लोग ज़्यादा उठाते थे। पाकिस्तान का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आके शादी कर लेता था, ठीक, और उसके बाद वो यहाँ का नागरिक बन जाता था, फिर आतंकवाद फैलाता था। ठीक, तो इसको रोकने के लिए सरकार ने वहाँ कुछ संशोधन किए थे। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहता है, अगला पॉइंट है देशीकरण के आधार पर नागरिकता। ये देशीकरण का होता है, यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक भारत में रहे, ठीक, जैसे अदनान सामी थे, पाकिस्तान के नागरिक थे और वो भारत में तमाम साल तक रहे, 12 साल से ज़्यादा समय तक रहे, लगभग 14 साल बाद उनको नागरिकता मिली। ठीक, तो भारत में रहने लगे, रहते रहते फिर उन्होंने 12 साल बीत गए तो नागरिकता के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट की। ठीक, तो वो उनकी नागरिकता जो है भारत सरकार ने उनको नागरिकता दी, वो देशीकरण के आधार पर नागरिकता। ठीक, अच्छा, फिर भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता। जैसे हमने सिक्किम का अधिग्रहण किया, भारत में सिक्किम का विलय हुआ, तो सिक्किम के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत की नागरिकता प्राप्त हुई। जैसे ही 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का भारत में अधिग्रहण हुआ, उसी समय वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक, अच्छा, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया। तो अब तो उनका सब पक्का पौधा हो गया, ये वो ना कहीं बाहर जा सकते हैं ना कुछ, वहाँ के लोग तो बाहर जा सकते हैं लेकिन राज्य बाहर अब नहीं जा सकता। हमारे वहाँ निकलने का कोई प्रावधान ना है। ठीक, तमाम लोग कहा करते हैं ये कश्मीर चला जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे वहाँ बाहर जाने का एक बार एंट्री हो गई यदि किसी राज्य की, भारत में वो सम्मिलित हो गई, तो वो बाहर निकल नहीं सकता है। इसका कोई प्रावधान हमारे संविधान में है और संसद उसमें भी कोई संशोधन कर नहीं सकती। ठीक, उसके बाद जब हमारी वर्तमान सरकार ने 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
19 पारित किया। तो इसमें ये कहा गया कि भाई देखिए, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, यहाँ जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं, ठीक, जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं 2014 तक जिन्होंने यहाँ निवास किया है, ठीक, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। ठीक, ये बात उन्होंने बताई, यानी कहा कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत आए हैं और भारत में रहे 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो सारे लोग ना जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, यहाँ उनकी संख्या क्या है इससे मतलब नहीं, उन देशों में जो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक वहाँ हैं कौन? हिंदू, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं। इन सारे लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकेगी, ऐसा प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किया गया। यानी इसमें कहा गया कि 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रहने वाले अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यकों में कौन कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये लोग यदि वहाँ रह रहे हैं, ठीक, उनको भारत में रहने का अब अधिकार होगा। जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हैं, उन्हें नागरिकता दे दी। तो ये प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, ठीक। उसके बाद एक बात आती है नागरिकता का अंत कब, भाई आदमी की नागरिकता कब समाप्त हो सकती है, इसके लिए भी कुछ होना चाहिए। यदि आदमी, कोई भी व्यक्ति है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करे, जैसे विजय माल्या ने ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण की, तो जैसे उसने ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण की वैसे उसकी नागरिकता चली। तो ये व्यवस्था हमारे नागरिकता के अंत में कही गई, यानी अनुच्छेद 9 इसका एक जीता जागता सबूत है। इसमें कहा गया है दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत में भारत का नागरिक होना समाप्त हो जाएगा, यानी भारत की नागरिकता समाप्त हो उसी समय। या आपने कोई नागरिकता का परित्याग कर दिया, आप कह दें कि हम भारत के नागरिक अब नहीं रहे हैं, छोड़ रहे नागरिकता, हम जा रहे हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं पाकिस्तान, कहीं कुछ, तो इस तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त हो गई। या फिर और कुछ हो सकता है, भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर, तो वंचित कब करेगी? नागरिकता से वंचित करना इससे तो आसान है। यदि मान लीजिए युद्ध चल रहा है, ठीक, तो युद्ध में शत्रु देश का आप साथ देते हैं, तो यदि आप इस दायरे में आ जाते हैं कि आपने शत्रु देश का साथ दिया है, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। किसी भी व्यक्ति को यदि युद्ध का समय चल रहा है तो उसे विदेशियों के साथ मिलकर संलिप्तता नहीं दिखानी। यदि ऐसा कोई करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज़ है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना। यदि आप संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाते हैं, निष्ठावान नहीं रहते हैं, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। तीसरी बात यह है कि 7 वर्ष से अधिक समय हो गया है और विदेशों में रहें, तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। इसीलिए वीज़ा 7 साल से ज़्यादा का नहीं मिलता, वैसे 5 साल का अमूमन मिलता है, ठीक। यदि इसके ऊपर 7 साल का बना दें तो 7 साल तक आप भारत में ना आए, पूरे 7 साल रह लें, तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे थोड़ा सा कम समय के लिए बनाया जाता है ताकि आपकी नागरिकता बची रहे, आप वापस आ जाए और फिर से चाहे आज आएँ और कल आज सुबह आएँ और शाम को चले जाएँ, भारत के नागरिक बने रहें। ये व्यवस्था
है नागरिकता के अंतर। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्रमुख संवैधानिक अधिनियमों, ठीक, कि कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें नागरिकता का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 5 है जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो उसमें बताया गया है भारत के प्रारंभ पर नागरिकता, जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक, उसके बाद हमारे नियम कानून बने, तो भारत का प्रारंभ उसी समय से हो गया जब हमारे नियम कानून बने। आज़ाद थे तब तक हमारा डोमिनियन स्टेट था, लेकिन जब हमारे संविधान का लागू होना निश्चित हो गया 26 जनवरी 1950, तो हमारे अपने कानून, तो उस समय ये बताया गया अनुच्छेद 5 के तहत जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, जो भारतीय परिक्षेत्र में जन्मा है वो भारत का नागरिक हो। साथ में ये भी कहा गया उस व्यक्ति का माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत का हो, भारत में जन्मा, ठीक। तीसरी चीज़ ये कह दी गई कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास रहा। जैसे मान लीजिए हम और हमारी पत्नी ब्रिटेन से आए हुए और आकर के भारत में बस 2 साल बसे और हमारे वहाँ बच्चों का जन्म हुआ, और उसके बाद जो है अब हम सोचे कि हमारी नागरिकता हो गई, तो ना, आज़ादी के समय यदि हमने 5 साल तक पहले गुजारा है तो हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ये अनुच्छेद 5 है। फिर अनुच्छेद 6 कहता है भारत में पाकिस्तान से प्रव्रजन या पलायन करके आने वाले शरणार्थी, ठीक, करके आने वाले शरणार्थी यदि भारत में पाकिस्तान से पलायन करके आए हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये भारत सरकार ने नियम बनाया, ठीक, कि कोई भी व्यक्ति यदि पाकिस्तान से पलायन करके उस समय आया, आज़ादी के समय, ठीक, ढेर सारे लोगों ने पलायन किया था, इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, जो लोग इधर आए थे उनके लिए ये व्यवस्था कर दी गई अनुच्छेद 6 कि वो यदि पाकिस्तान से भारत पलायन करके आए तो उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा, वो भारत में नागरिक होंगे जो वो पलायन करके आए, ठीक। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले या पलायन करने वाले नागरिक, तो जो व्यक्ति यहाँ से पलायन कर गया, पहले तो भारत में था लेकिन वो बाद में आज़ादी के बाद उसने सोचा कि हम अपना बुक उठाएं और चले जाएं, ठीक, तो वो चला गया पाकिस्तान। अब वो सोचे हम भारत के नागरिक हो जाए, तो ये नहीं सोचा, तो उसकी नागरिकता समाप्त। यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान एक बार चला गया, आज़ादी के समय पलायन कर गया, प्रव्रजन कर गया, तो वो भारत का नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अब भारत का जब उद्भव हो रहा था, तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया, तमाम लोगों ने विदेशों में रह करके भारत की आज़ादी के लिए तमाम प्रयास किए। जो लोग बाहर चले गए थे, लेकिन भले वो तन से चले गए लेकिन उनका मन तो भारत में था, उन्होंने भारत के लिए ही जिया, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता का प्रावधान, यानी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के रहने वाले, भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया। ये कहा गया कि यदि उन्होंने आज़ादी के समय यहाँ से पलायन किया, तमाम लोग कनाडा चले गए, तमाम लोग ब्रिटेन चले गए, आज़ादी की कैंपेनिंग करने के लिए वहाँ अपना सब भारतीयों को ले जा करके उन्हें आज़ादी के बारे में बताए, क्रांतिकारी बनाए और यहाँ लाए, फिर उसके बाद जो है यहाँ क्रांति की, तो उन सबको भारत में नागरिकता का अधिकार प्रदान किया। अनुच्छेद 9 कहता है दूसरे देशों की नागरिकता ग्रहण करने पर यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त होती है। हमने नागरिकता के अंत में जो बातें बताई वो अनुच्छेद 9 से संबंधित।
फिर कहता है अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहे। नागरिकता के अधिकार बने कब रहे, नागरिकता के अधिकार कब बने रह सकते हैं, इसके बारे में भी इसमें ये बताया गया कि नागरिकता के अधिकार यदि संसद कोई नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो नागरिकता के अधिकार बने रहे। जैसे अभी CAA आया और अन्य नियम आए, ठीक, NRC आया, CAA आया, कुछ आया, तो उसको लेकर के विवाद फैल गया। सरकार की मंशा ये थोड़ा ना थी कि हम किसी को बाहर निकाल दें, ठीक, उसकी मंशा ये थी कि जो लोग भारत के नागरिक हैं वो तो नागरिक बने रहे, लेकिन अब कोई बाहरी व्यक्ति इस तरीके से अटांग फटांग ला करके नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो थोड़ा सा गलत है, ठीक। तो उसके लिए व्यवस्था की गई, यानी कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, संसद चाहे जो कुछ नियम बनाए, लेकिन आपके नागरिकता के अधिकार नहीं समाप्त कर सकते। अनुच्छेद 11 यही कह रहा है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का अल्पीकरण न करने का। संसद कुछ भी नियम बनाए, कोई भी कानून बनाए, लेकिन आपके नागरिकता के अधिकारों का अल्पीकरण छोटे नहीं कर सकते। आपके नागरिकता के अधिकार कभी कम नहीं हो सकते, वो सदैव बने रहे, उन पर आपका अधिकार बना रहे। ये व्यवस्था अनुच्छेद 11 में रही। सभी लोग परेशान हैं, यानी यदि एक बार आपने भारत की नागरिकता जन्म से है आपकी, तो उसे कोई काट थोड़ा ना सकता है। आपके दादा परदादा सब भारत में जन्मे हैं और रहे हैं, तो उस समय से नागरिक वो आपकी नागरिकता समाप्त ना हो। सरकार का कोई ये मंशा थोड़ा ना है किसी को भगा दें, ऐसा कोई ना कर सकता। भाई हमारे संविधान में मेंशन है, तो जब मेंशन है तो उसे कोई काट थोड़ा ना सकता। उसे काटने के लिए किसी के पास जिगर ही ना। भाई हमारा संविधान इतना बड़ा है, तो सर अनुच्छेद 11 में कहा भी गया कि उन्हें छोटा नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकती आपके अधिकार। जब कम नहीं कर सकते तो अधिकार बने रहे, नागरिकता के अधिकार बने रहे, ठीक। अब आता है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। अब दोहरी नागरिकता क्या, असल में हुआ ये कि लक्ष्मीमल सिंधवी का नाम सुने, कोई योग्य आदमी है, लक्ष्मीमल सिंधवी बहुत योग्य आदमी। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि जो बाहर रह रहे हैं, ठीक, विदेशों में रह रहे हैं, ठीक, उन्हें नागरिकता का प्रावधान दे दिया जाना चाहिए, ठीक, उन्हें भारत का नागरिक मान लेना चाहिए, ठीक। तो सरकार ने कहा ठीक है, हम नागरिक मान लेंगे। फिर उसके बाद सरकार ने फिर एक प्रयास किया, उन्हें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI कार्ड दे दिया। काम अभी तो OCI कार्ड दे, और OCI कार्ड थोक भाव में ना बांटे थे। 16 देश उसने निर्धारित किए, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, जापान है। इन देशों के लोग OCI कार्ड दिए, इन देशों के लोग OCI कार्ड धारक हैं, वो भारत के नागरिक हैं, यानी उनका दोहरी नागरिकता का प्रावधान रख दिया। फिर उसके बाद सरकार ने फिर एक योजना 2003 सरकार ने सोचा यानी नागरिक OCI कार्ड धारक है, तो इन्हें कुछ थोड़े बहुत लाभ दे दिए। तो सरकार ने कहा कि जो लोग OCI कार्ड धारक हैं, OCI कार्ड का मतलब है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI कार्ड धारक हैं, तो उनको भारत में आने जाने के लिए वीजे की आवश्यकता है। किसी प्रकार की रोक टोक उनके लिए नहीं है। तो जब चाहें तब भारत आ सकते हैं और जब चाहें भारत से जा सकते हैं। ये प्रावधान सरकार ने 2003 में किया। अच्छा, उसके बाद चुनाव आयोग से सलाह दी। चुनाव आयोग ने क्या कहा, उसने 3 जनवरी 2011 में एक प्रावधान किया। उस प्रावधान में ये कहा गया कि जो OCI कार्ड धारक हैं, इन 16 देशों के लोग हैं, उन्हें दोहरी नागरिकता तो दी गई है,
इसके साथ में निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है, यानी वो लोग निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, यानी निर्वाचन में आ करके अपने वोट डाल सकते हैं। उन लोगों ने 2014 में चुनाव हुए तो उसमें आ करके वोट अपने डाले। पहली बार 2014 के चुनाव में OCI कार्ड धारकों ने भारत में आकर के मतदान किया। तो इस तरीके से जब भारत में मतदान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो भारतीय अधिकारों से पूर्ण रूप से परिचित हुए। तब उन्हें इस बात का गर्व हुआ कि हम वास्तव में भारतीय हैं, उन्होंने देश के लिए कुछ किया। अच्छा, इसके पीछे सरकार की मंशा भी है कि भाई हम आपको नागरिकता दे रहे हैं, आपका भारत घर है, तो हर आदमी अपने घर के लिए कुछ न कुछ तो करता है। उससे सरकार को भी लाभ है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। इस तरीके से भारत सरकार ने इन्हें नागरिकता का प्रावधान देने के साथ साथ इन्हें OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड जारी किया 2003 और 2011 में इन्हें भारत में वोट देने का। इस तरीके से भारत कोई भी व्यक्ति इन 16 देशों का जो विदेशों में रह रहा है, OCI कार्ड धारक है, भारत आ सकता है बिना वीजा के। ठीक, अब एक समय निर्धारित है कि एक बार आने में 30 दिन तक रह सकता है। ठीक, एक साल में वो 30 दिन तक भारत में रह सकता है। इतना बहुत बड़ा उपकार है भारत सरकार, क्योंकि बिना वीजा के रहो, आराम से रहो। ये आपका देश, आपका घर, जब इच्छा हो तो ये ऐसा है। और आप वोट भी डाल सकते हैं, वोट का भी राइट है। तो लोग अपने घर को खोजने लगे, तमाम बिहार के रहने वाले तमाम विदेशों में गए थे। उसमें सरकार ने उनके घर को तलाशने में मदद की, उनके फैमिली को ढूंढा, ठीक, और उन्होंने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अपना पैसा भी खर्च किया, उनकी भी फैमिली आ गया। तो इस तरीके से इससे देश का भी विकास हुआ और उन लोगों को भी गर्व महसूस हुआ कि हम भारत के नागरिक। तो इस तरीके से ये आपकी नागरिकता हो गई। अब इसका भाग 3 है मौलिक अधिकार। तो उस मौलिक अधिकार पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो उसका जल्द ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।